हेलो दोस्तों, यूट्यूब एसएस के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और आईपीओ के बारे में बात करेंगे, ओम फ्रेट फॉरवर्डर। अब हमें ये जानना है कि इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए और इस कंपनी की फाइनेंशियल हालत क्या है, क्या है, कितना वर्थ है इस कंपनी का, और बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। हम आईपीओ की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसमें हम आने वाले सारे आईपीओ के बारे में एक रिव्यू देंगे, पर्सनल रिव्यू, जितनी भी हमारी समझ है, और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको उस आईपीओ में अप्लाई करना है, नहीं करना है। बट जो एक क्रक्स एक समरी है, वो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि आपको एक आसानी हो जाए डिसीज़न लेने में कि अप्लाई किस पे करना है, किस पे नहीं करना है, और कितना वर्थ है किस पे, और इसकी फुल डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया, अ आज का आईपीओ है ओम फ्रेट फॉरवर्डर। राइट दोस्तों, ओम फ्रेट फॉरवर्डर, ओम वही फ्रेट वाली लॉजिस्टिक वाली कंपनी है। तो इनका जो डेट है, डेट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर नोटिस करें। इसका डेट है 29 सितंबर से और लास्ट डेट है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर तक डेट है। तो अभी ये लेटेस्ट अभी टाइम है आपके पास में सोचने समझने और पैसा अरेंज करने का। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, ये 29 से 3 का डेट है। अब इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लें। जैसे बेसिक अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जो है 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर अलॉटमेंट नहीं निकला तो 7 तारीख को आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, रिफंड ऑनलाइन ही आएंगे जैसा आपका पैसा आता है। और अगर अलॉटमेंट हो गया तो डिमेट में 7 तारीख को आपको क्रेडिट हो जाएगा, आपका आईपीओ का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। क्रेडिट तो लिस्टिंग के बाद ही होना है। और लिस्टिंग क्या है, कब है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है लिस्टिंग कब है इस आईपीओ का। तो इस आईपीओ का लिस्टिंग जो है 8 अक्टूबर को है। तो 8 अक्टूबर को आपको लिस्टिंग हो गया ये। तो मतलब शेयर मार्केट में आप, मार्केट से आप इसको मतलब आप खरीद बिक्री कर सकते हैं इसकी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 3 तारीख को कब कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की, इसलिए इस पर आप ध्यान दें कि आईपीओ बिडिंग कट ऑफ टाइम 3 तारीख को है, लेकिन 5 बजे तक, 5 बजे तक क्या अप्लाई करने का टाइम है? नहीं, 5 बजे तक आपके पेमेंट चले जाने चाहिए, तभी वैलिड है, तभी ये आईपीओ एप्लीकेशन आपका वैलिड माना जाएगा। राइट। तो अब हम दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और उसके पहले कुछ चीज़ छूट गई, इसको फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें जो है पैसा आपका कितना लगेगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर पैसे भी तो चाहिए, बिना पैसे के कैसे आप अप्लाई कीजिएगा। तो मोटा-मोटी 15,000 के जो नॉर्मल आईपीओ होते हैं, उसमें 15,000 से कम ही लगते हैं। मतलब 14 से 15 के बीच का ब्रैकेट होता है मोटा-मोटी। साढ़े, अब लिस्टिंग कितने पे होता है ये ये तो अलग बात है। बट पैसा आपका कितना लगेगा, इनिशियल कैपिटल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 15,000 से कम लगेगा, 14 से 15,000 के बीच में ही लगते हैं नॉर्मल आईपीओ में। एसएमई आईपीओ अलग है, उसके बारे में एक अलग सीरीज़ मैं बनाऊँगा। तो इसके लिए जो है आप 15,000 रुपए तैयार रखना। 15,000 से कम ही लगेंगे, बट 15,000 आप तैयार रखना। आप जो शेयर खरीदेंगे, इस 15,000 में आपको 111 शेयर मिलेंगे, मतलब 111 शेयर का लॉट है। 111 शेयर से कम भी आप नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं ले सकते हो। ज़्यादा आप ले सकते हो, लॉट बढ़ाना होगा, फिर ये डबल हो जाएगा। 111, 111 करके ही होगा जब भी आप वो करोगे। अगर आप चाहोगे कि 112 ले लूँ, तो वो नहीं हो सकता है, लॉट है। लॉट मतलब इतने का ही बंडल आपको लेना पड़ेगा। एक, अगर आपको 2 करना है तो 2 लिखना पड़ेगा, उसपे 2 लॉट। राइट। अब हम बात करते हैं इश्यू साइज़। तो 122 करोड़ का इनका इश्यू साइज़ है। और रेंज क्या है, 100, एक मोटा-मोटी अनुमानित रेंज है इनका 128 से 135 का। तो ये ध्यान में रखने वाली ज़रूरी बातें हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए। ये देखो, ये 111 शेयर का है। ये मोटा-मोटी 15,000 होता है एक लॉट, ये लॉट साइज़ है। और ये शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ठीक है? और हर कैटेगरी के लिए कितना अमाउंट लगेगा मिनिमम। तो ये ध्यान देना कि ये लॉट साइज़ सबके लिए अलग-अलग होता है। रिटेलर के लिए 111 है, बड़े एचएनआईज़ वगैरह के लिए 1500, 7,000, ऐसे ये कैटेगरी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखो, ये रिटेलर है, ये लिखा हुआ है रिटेलर। राइट। अब हम चलते हैं आईपीओ में रिजर्वेशन। इसमें भी रिजर्वेशन का एक कैटेगरी होता है, क्राइटेरिया होता है। तो इसमें देखो 5 कैटेगरी में, 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी में इन्होंने बाँटा हुआ है रिजर्वेशन को। एम्प्लॉइज़ जो इनके हैं उनको भी ऑफ़र किया जाएगा, इनको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। तो जो इनके एम्प्लॉयी है उनको 5% का वो दिया हुआ है, कोटा दिया हुआ है, कि रिजर्वेशन या कोटा। रिटेलर जो है, हम आप जैसे नॉर्मल लोग, इनको 33.26% का दिया हुआ है। और शेयर्स में बात करें, लगभग 30 लाख शेयर्स इनके लिए रिज़र्व किया गया है।
NII है, QIB है, एंकर है, इनके लिए अलग दिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है, पता होना चाहिए आपको कि और क्या-क्या चीज़ें होती है। क्योंकि IPO के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कि क्या होता है, कैसे फ्लो करता है और क्या-क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें सिर्फ़ नॉलेज पर्पज़ से ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारी कंपनी जो है, ये करती क्या है? ओम फ्रेट, ओम फ्रेट फॉरवर्डर। तो ये काफ़ी पुराना प्लेयर है, ये दिसंबर 2095 से एक्टिव है और ये मेन प्लेयर है लॉजिस्टिक बिज़नेस के लिए, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है ये। तो ये मल्टीपल रेंज के इनका लॉजिस्टिक बिज़नेस है, जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे काम करते हैं और ये भी काफ़ी नामी है। ओम लॉजिस्टिक कोई नया तो है नहीं। CHA, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अफोर्डेबल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन, टाइमली डिलीवरी। तो ये सारे इनके मतलब बिज़नेस सेगमेंट है, बट फ्रेट से रिलेटेड ही है। और अगर हम बात करें इनके पीयर्स की, पीयर्स मीन्स जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, जो इनसे बड़े प्लेयर हैं, तो वो कौन है? टाइगर लॉजिस्टिक, टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, AVG लॉजिस्टिक, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। ये सारे इनके ये बस एक मोटा-मोटा आइडिया होना चाहिए आपको कि और कौन-कौन से प्लेयर हैं जो सेम बिज़नेस में काम कर रहे हैं। ये इनके फाइनेंशियल है, बट इस पर आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मोटा-मोटा एक इस इंडस्ट्री के बारे में एक आइडिया लगाने के लिए देख सकते हो आप, सबके क्या फ्लो चल रहे हैं, EPS, PE वगैरह के, और इनकम कितनी-कितनी है किनकी। बस इतना ही काफ़ी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, जो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है और ये आपको देखना चाहिए। हर वो शेयर्स, सिर्फ़ IPO ही नहीं, हर वो शेयर्स जो आप खरीदते हैं, उसमें इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। क्योंकि इसके बिना आप डिसीज़न ही नहीं ले पाओगे कि कंपनी में कितना ताकत है। जैसे किसी इंसान का ताकत उसके स्किल्स और उसके एसेट्स, नेटवर्थ से लगाया जाता है, उसके काम से लगाया जाता है, वैसे किसी कंपनी का और उसके स्टॉक्स का, जो शेयर मार्केट में इक्विटी फ्लोट करते हैं, उनका उसका जो है वर्थ लगाना चाहिए, IPO में नहीं लगाना चाहिए, या सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। उसके फाइनल डिसीज़न लेने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए, KPIs जो है, KPIs वैल्यूज़, उसको आप KPI वैल्यू बोल सकते हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना डिसीज़न लेना बहुत टफ़ है। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं देख रहे हो, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो और या फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो। इसलिए गैम्बलिंग नहीं करना है, शेयर मार्केट में कभी भी गैम्बलिंग नहीं करना है। चीज़ों को समझना है, देखना है, सीखना भी है और पैसे भी कमाने हैं। लेकिन सही एथिकल वे से, गलत तरीके से नहीं। तो चलिए हम फ़ोकस करते हैं अपने KPIs पर, ओम फ्रेट के बारे में। तो इसका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% है, अच्छा है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो पैसा इन्होंने लगाया, इस पे इन्होंने कितना कमाया परसेंट में, तो 15.8% कमाया इन्होंने। EBITDA मार्जिन, मतलब कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट कितना है, तो 7.69% है। पैट, प्रॉफिट कंपनी का 1 साल का टैक्स के बाद कितना है, तो लगभग 4.49, 4.5% के करीब है। डेब्ट टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, तो इनकी पूँजी का 0.7% है। EPS 6.9, रिटर्न ऑन वर्थ, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ये भी ठीक है, 12.9% है। तो कुल मिलाकर KPIs ठीक ही है, चूँकि कोई बहुत चलती-फिरती कंपनी में नहीं है ये ओम लॉजिस्टिक्स। सो ठीक है, कंपनी अच्छी है, और लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि हर कंपनी के बारे में आप इसी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। एक मोटा-मोटा, आपको बहुत ज़्यादा किसी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स या फाइनेंस की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये रट्टा मार लो आप कि ये पॉइंट्स देखने हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर आपको बहुत लिमिटेड टाइम में 5 मिनट के अंदर क्विक अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी कमाती क्या है? अगर कमाती है, तो उनके नंबर्स कितने हैं परसेंट में, वो भी देखना है। दमदार है, एवरेज है या कमज़ोर है। तो इसके बेसिस पे आप जज कर पाओगे कि कितना ताकत है इस कंपनी में। इस कंपनी में मतलब इस कंपनी के फाइनेंशियल में और इसके शेयर में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनका, वही सेम स्लाइड का हम इन्फॉर्मेशन इसमें भी देख लेते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में है। तो वही सेम चीज़ है इसमें भी, इसमें नंबर्स दिए हुए हैं 2023, 24, 25, ये नंबर्स हैं। KPI का मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का ही शॉर्ट फॉर्म है KPI, राइट? अब
या टोटल इनकम आप देख लो, टोटल इनकम ये देख लो आप, ये 25 में ठीक है, 23 में भी ठीक है, 24 में थोड़ा डाउन हुआ था। तो मल्टीपल फैक्टर्स है। उसका प्रॉफिट भी देख लो आप, प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट आपके। तो 2023 काफ़ी अच्छा रहा इनके लिए, 24 में थोड़ा दिक्कत हुआ है इनको, और 25 में फिर रिवाइवल हुई है इनकी। उसके बाद में अगर हम बात करें इनके बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट भी देख लो। ये फर्स्ट वाला आपका ये समरी है बैलेंस शीट और पी&एल का और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन का। और अगर डिटेल में आपको नंबर वाइज जाना है तो ये रेफ़र करो आप, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब कंपनी के पास में कितनी संपत्ति है, कमा तो रही है सालाना, वो तो आपका ये बताता है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन बचा कितना रही है और कितना कंपनी के पास संपत्ति है, वो सारा हमारा बैलेंस शीट बताता है कि कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है। और अगर इसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो कंपनी के पास में कितनी संपत्ति है और कितने पैसे देने हैं, देनदारी है। तो ये सब चीज़ें बताती है। ज़्यादा इसमें आपको डेप्थ जाने के बजाय मोटा-मोटा आप देख सकते हो करंट एसेट्स, नॉन करंट यानी टोटल एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ में कितने पैसे देने हैं, लायबिलिटीज़ मतलब पैसे देने, एसेट्स मतलब कंपनी की संपत्ति है, और इक्विटीज़ कितनी है, इक्विटी पे सरप्लस कितना है। ये एक मोटा-मोटा एक आइडिया सिर्फ ले लो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो तो दोस्तों ये ओम लॉजिस्टिक के बारे में, आईपीओ के बारे में बताया आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम पैसे लगाने की बात करें तो ये फाइनल डिसीज़न तो आपको लेना है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है एक समराइज़ करके, उसके बेसिस पे अगर मैं अप्लाई करने की बात करूँ इसमें, तो ये फाइनल डिसीज़न आपको लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। बट इसके लिए 2-3 चीज़ें, एक तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, जिसके बेसिस पे आपको डिसीज़न लेना है। और ऑब्वियसली पैसे तो चाहिए ही अप्लाई करने के लिए आपको। लगभग 15,000 मान के चलो आप, 15,000 के आस-पास मोटा-मोटी लगते हैं इसमें। डेट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना 3 तारीख है और 5 बजे तक आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, राइट? यूपीआई से ही होता है तो ज़्यादा समय लगता नहीं है, बट ये इंश्योर कर लेना है कि पेमेंट आपके अकाउंट से निकल गए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अप्लाई करना, इसका जो वो है प्रीमियम क्या हो सकता है लिस्टिंग के बाद में। तो इसका मोटा-मोटा एक प्रीमियम जो पता चल रहा है, ये मोटा-मोटी 9 से लेकर के 12% का हो सकता है प्रीमियम। सो गारंटी कुछ नहीं है, ये एक असम्पशन है, एक एस्टीमेट है। हो सकता है ये डिस्काउंट में भी लिस्ट हो, कोई गारंटी कुछ भी नहीं है, बट एक अनुमानित एक आइडिया लगाया जाता है कि चल क्या रहा है और कितना इसका प्रीमियम हो सकता है। तो देखो प्रीमियम 9 से 12% के करीब होना चाहिए रफ़ली। ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम मैक्सिमम जो आप बोल दो, 100% तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसके बेसिस पे आप डिसीज़न लो और देखो आपको अप्लाई करना है, नहीं करना है इस पे, ठीक है? सो दोस्तों, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आईपीओ का एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं हमेशा नए-नए आईपीओ के बारे में एक रिव्यू दूँगा अपना, अपना पर्सनल रिव्यू भी दूँगा, और मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँगा। बाकी फाइनल डिसीज़न आपको लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। सो थैंक यू।